नमस्कार। मैं आज 31 जुलाई के दिन आप सभी को प्रेमचंद जयंती के विषय में एक विशेष व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूं और मैं आशा करती हूं कि सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। साहित्य आदिकाल से ही समाज का मार्गदर्शक रहा है और सदैव ही साहित्य ने अपने कल्याणकारी स्वरूप के कारण समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और साहित्य की इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही साहित्य को समाज का मार्गदर्शक कहा गया है और साहित्य समाज का दर्पण है। ये उक्ति भी निरंतर बोली जाती है। हितेन सहितम साहित्यम की उक्ति के अनुसार भी साहित्य सदैव कल्याणकारी, मंगलकारी और समाज का हितकारी रहा है। इस दृष्टि से आज मैं ऐसे साहित्यकार की चर्चा आपके सामने करने जा रही हूं जिसने अपने कालजयी साहित्य के माध्यम से न केवल समाज को एक नई दिशा दी वरन वो स्वयं अपने महत्वपूर्ण साहित्य के द्वारा समाज में एक नवीन जागृति पैदा करके अमर हो गए। और मैं यहाँ चर्चा कर रही हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की, जिनकी आज हम जयंती मनाने जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था और उनका देहावसान 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। एक ऐसे साहित्यकार जो प्रथम वर्ष कला के विद्यार्थियों से लेकर एमए उत्तरार्ध तक ही नहीं वरन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में चर्चित और लोकप्रिय कथाकार के रूप में जाने जाते हैं और सभी विद्यार्थी इस कथाकार से परिचित हैं। ऐसा कथाकार जिसने ऐसे युग में जन्म लिया जब हमारा देश राजनीतिक दृष्टि से ब्रिटिश सत्ता के अत्याचारों से त्रस्त था और जनता एक तरफ ब्रिटिश अत्याचारों से त्रस्त थी तो दूसरी ओर सामंती अत्याचारों से भी बहुत अधिक दुखी थी, निराशा और अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई थी। ऐसे समय में न केवल राजनीतिक क्षेत्र में वरन सामाजिक क्षेत्र में भी एक नवीन चेतना का संचार करने वाले कालजयी साहित्यकार प्रेमचंद हुए, जिन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। कथा का तात्पर्य कहानी और उपन्यास दोनों से है। यहाँ पर प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा देते हुए कहा था कि कहानी गद्य की वह रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग अथवा किसी एक मूल भाव की अभिव्यक्ति की जाती है और कहानी के चरित्र, कथानक और संपूर्ण तत्व उसी मूल भाव को निरंतर पुष्ट करते हैं। कहानी के रूप में उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी और वो कहानी 8 संग्रहों में मानसरोवर के नाम से संकलित है। मानसरोवर के 8 खंडों में और वहीं दर्जन भर उपन्यास उन्होंने लिखे और सभी उपन्यास आज हिंदी साहित्य के लिए मील के पत्थर साबित हो रहे हैं और यही कारण है कि प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है। प्रेमचंद थे, प्रेमचंद हैं और रहेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में मैं प्रेमचंद की कहानी और उपन्यासों के साथ सामाजिक सरोकारों के विशेष संदर्भ में इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगी। प्रेमचंद की कहानियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन उससे पूर्व आप सब जिस साहित्यकार को प्रेमचंद के नाम से जानते हैं उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने पहले उर्दू में रचनाएं की थी, उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा और जब सोजे वतन उनका जो संग्रह था जब ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया तो उन्होंने कालांतर में प्रेमचंद के नाम से रचना की। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देना चाहती हूँ कि प्रेमचंद को प्रेमचंद का नाम जमाना पत्र के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था, जो हम सब जिस नाम से उन्हें पुकारते हैं। प्रेमचंद ने बड़ी विकट आर्थिक परिस्थितियों में अपना जीवन चलाया था। मैट्रिक तक की कक्षा तक वो शिक्षा प्राप्त कर पाए थे विधिवत और उसके बाद उन्होंने स्कूल की अध्यापक के रूप में नौकरी की और निरंतर नौकरी करते हुए बीए किया। एमए भी वो करना चाहते थे लेकिन आर्थिक अभावग्रस्तता के कारण उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भाग लिया और यही कारण था कि असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद हंस, माधुरी और जागरण जैसे पत्रों के संपादन
के साथ लेखन कार्य वो करते रहे। प्रेमचंद की कहानियों को मुख्य रूप से हम दो भागों में देख सकते हैं, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी और यथार्थोन्मुख आदर्शवादी कहानियां। और समाज में जो परंपरागत कहानियां लिखी जा रही थी, उस कहानी को कौतूहल, जिज्ञासा और कल्पना लोक से हटा करके सामाजिक और मनोविज्ञान की भूमि पर प्रतिष्ठित करने का कार्य मुंशी प्रेमचंद ने किया। और प्रेमचंद ने ऐसी समस्याओं को लेकर कहानियां लिखी जो हमारे भारतीय समाज में कहीं ना कहीं कोई आदर्श स्थापित करती हैं, तो दूसरी ओर यथार्थ चित्रण करती हैं। समाज की रूढ़ी अंधविश्वासों का एक और विरोध करती हैं, तो दूसरी ओर समाज में सुधार लाने की प्रेरणा देती हैं। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान पर भी उन्होंने कई कहानियां लिखी, जैसे ईदगाह और बड़े भाई साहब, उनकी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानियां हैं। और उनकी जो आदर्शवादी कहानियां हैं, जो प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं, उनमें है ईदगाह, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर और बड़े घर की बेटी। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रेमचंद ने बड़े घर की बेटी कहानी लिखकर संयुक्त परिवार प्रणाली जो भारतीय समाज की नींव रही है, उसका खुलकर समर्थन किया। इसी प्रकार यथार्थ का चित्रण करने वाली कहानियों में भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्याओं को चित्रित करते हुए, भारतीय किसान, दलित वर्ग और स्त्री की समस्याओं को चित्रित करते हुए उन्होंने यथार्थ चित्रित करने वाली कहानियां लिखी, जिसमें पूस की रात, कफन, सवा सेर गेहूं, ठाकुर का कुआ, नशा और शतरंज के खिलाड़ी जैसी कहानियां उनकी यथार्थवादी कहानियां हैं। उन्होंने समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर कहानी और उपन्यास लिखे। बेमेल विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह की समस्या, विधवाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण करने वाली बातें, अस्पृश्यता निवारण और सांप्रदायिक सद्भाव, साथ ही साथ देशभक्ति की भावना से युक्त कहानियां उन्होंने लिखी। और कहानी की पृष्ठभूमि में किसान को चित्रित करना और भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्याओं को चित्रण करने का श्रेय सीधे सीधे प्रेमचंद को जाता है। और कहानी नहीं, उन्होंने उपन्यास भी ऐसे लिखे जिन्होंने भारतीय समाज में एक नवीन चेतना का संचार किया। उनके उपन्यासों में वरदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गमन, निर्मला, कायाकल्प और उनका अंतिम उपन्यास था मंगलसूत्र, जो अपूर्ण रहा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेवा सदन के माध्यम से उन्होंने वेश्यावृत्ति की समस्या को उठाया, जिसकी नायिका सुमन के माध्यम से वास्तव में उन्होंने केवल वेश्यावृत्ति को नहीं उठाया, भारतीय नारी के स्वातंत्र के प्रश्न को उठाया। और वहां की नायिका बेमेल विवाह के कारण ही और पति के द्वारा सम्मान न पाने के कारण ही घर से निकाल दी जाती है और अंततः कोठे पर जाकर रहने को विवश होती है। लेकिन इस समस्या का समाधान भी प्रेमचंद ने एक सेवा सदन की स्थापना करके, महिलाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना करके दिखाया है, जिसमें कि सुमन अंततः एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करती है। प्रेमाश्रम के माध्यम से प्रेमचंद ने किसान आंदोलन, जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था, जमींदारों के विरुद्ध किसानों के संघर्ष को चित्रित किया है। गोदान में ग्रामीण किसान, जो होरी इसका नायक है, उस होरी के माध्यम से उन्होंने भारतीय किसान की विवशता को, आर्थिक अभावग्रस्तता को, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने की विवशता को दिखाया है। और वह अंतिम इच्छा उसकी गोदान, एक गाय दान की रह जाती है, उसको भी वह सामंती कर्ज के कारण पूरी नहीं हो पाती। अनेक दायित्वों को पूरा करते हुए निरंतर कर्ज में डूबे हुए किसान की पीड़ा को गोदान में दिखाया गया है। और निर्मला उपन्यास में मेल विवाह की समस्या को दिखाकर भारतीय नारी की स्थिति का चित्रण किया है। दहेज देने में असमर्थ होने के कारण एक पिता अपनी 15 वर्षीय बेटी निर्मला का विवाह 40 वर्षीय विदुर तोताराम से करने को विवश होता है। उसकी दयनीय स्थिति का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। गमन उपन्यास में भी मध्यम वर्गीय गहनों के मोह के माध्यम से मध्यम वर्गीय समाज के झूठे आडंबर और पाखंड का चित्रण करते हुए यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन से इस समस्या को जोड़ दिया है। और इस प्रकार उनके उपन्यास और कहानियों में निरंतर समाज और देश की चिंता की गई है, समाज में सुधार की कामना और भारतीय नारी की सम्मानपूर्ण स्थिति की गर्जना यहाँ दिखाई देती है। आज जो 20वीं शताब्दी के जो विमर्श पर जब हम चर्चा करते हैं, दलित विमर्श, नारी विमर्श, आदिवासी विमर्श इत्यादि इत्यादि, निश्चित रूप से इन सभी विमर्शों
दिव्यांग विमर्श, इन सभी विमर्शों का बीजारोपण हमें प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देता है। रंगभूमि उपन्यास का सूरदास अंधा होकर भी अपने गांव में अंग्रेजों द्वारा सिगरेट का कारखाना लगाने का एक असहाय होकर भी बड़ी दृढ़ता से सामना करता है। उसका मूल कारण ग्रामीण संस्कृति को बचाना, ग्रामीण युवाओं को संस्कारित बनाए रखना, जिससे कि वो पाश्चात्य सभ्यता की अंधी दौड़ में शामिल न हो और ग्रामीण संस्कृति बची रहे। इस प्रकार अपने विभिन्न उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक सरोकारों का चित्रण किया और हमारे समाज में एक नवीन जागृति, नवीन चेतना और नवीन सुधार की प्रेरणा दी। प्रेमचंद प्रासंगिक थे और आज भी हैं, क्योंकि आज की जो तत्कालीन भारत की समस्याओं जिनका चित्रण प्रेमचंद ने किया, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया, औद्योगिक समस्याओं का चित्रण किया, कृषि व्यवस्था की बात की, वो आज भी यथा तथ्य हमें दिखाई देती है। आज हम सभी को आवश्यकता है प्रेमचंद के उस जीवन से, उस साहित्य से प्रेरणा लेने की, जिससे कि हम समकालीन समस्याओं का समाधान परस्पर सद्भाव के द्वारा और देश के लिए त्याग और कर्तव्य निष्ठा के द्वारा कर सकें। और आप सभी युवाओं से मेरी यही अपेक्षा है कि आप मेरे इस व्याख्यान से प्रेमचंद के साहित्य को पढ़कर प्रेरित होकर के समाज के लिए एक नवीन समाज के निर्माण में और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद।